Hello dear TYBSC, welcome to the another video lecture of your immunology second. And yes, we have finally started with the hypersensitivity and we have completed the hypersensitivity part, and this autoimmune system part also we have completed almost half of it. So in the last lecture, we have learned about the autoimmune diseases, the mechanisms by which the autoimmune disease takes place, and also the different types of the autoimmune diseases we have studied. And now in this lecture, we will study specifically the two types of the major autoimmune diseases. The first one will be the myasthenia gravis, and second one will be the rheumatoid arthritis. Okay, we will study these two diseases in particular, and we will study how the occurrence of these diseases takes place, how the normal systems act abnormally, what are the reasons behind it, and yes, what circumstances it will lead to. Okay, we will study these points in this lecture, and without wasting any further time, let's start. So this lecture will be all about the myasthenia gravis. Okay, this is the disease which we are going to see that what exactly the myasthenia gravis is and what the symptoms of this disease are. Okay, also what mechanism is and how it affects the normal system. Okay, so we'll study these things. So generally this myasthenia gravis, this disease is all about the muscles. Okay, literally its name suggests that it is a Latin word. Okay, myasthenia gravis. So this word is itself made of the sentence that मसल वीकनेस ग्रेव. ओके, मतलब मसल वीकनेस की वजह से जनरली वो पर्सन गेट्स डिसीज्ड, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज द माइस्थेनिया ग्रेविस. ओके, ये डिसीज़ जो है इट इज़ अ क्रोनिक टाइप ऑफ अ डिसीज़. ओके, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, रिकरिंग है, एंड यस इट इज़ अ अनक्योरेबल काइंड ऑफ अ डिसीज़. ठीक है, बहुत मुश्किल से क्योर हो सकता है या तो फिर क्योर भी नहीं होता. ठीक है, तो ऐसा एक क्रोनिक टाइप ऑफ दी माइस्थेनिया ग्रेविस है. तो माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ द ऑटो इम्यून डिसीज़ जिसमें पर्टिकुलरली जो है रोल है ऑटो एंटीबॉडीज़ का. ठीक है, मतलब हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज़ बनाती है जो ऑटो एंटीबॉडीज़ होती है. ठीक है, और वो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैम्पर दी नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, और जिसकी वजह से हमारी जो मसल सिस्टम है, ठीक है, मसल सिस्टम का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ताकि हमारे जो नॉर्मल मूवमेंट्स है बॉडी की वो अच्छे से हो पाए, लाइक दी हैंड मूवमेंट्स, लाइक दी चीविंग, टॉकिंग, देन जो हम आईलिड्स अपने खुले रख पाते हैं, माउथ अपना ओपन कर पाते हैं, या इवन वी आर लाइक डूइंग द नॉर्मल वर्क ऑल्सो, टॉक, वॉक. ओके, दिस ऑल थिंग्स आर ड्यू टू द मसल्स. ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है ये हैम्पर हो जाते हैं और इसकी वजह से ये डिसीज़ होता है जिसको हम माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये माइस्थेनिया ग्रेविस होता क्या है, एंड इसके बारे में हम जानेंगे कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है. आपके सिलेबस में दिया है द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द माइस्थेनिया ग्रेविस. तो आज हम देखेंगे कि होता कैसे ये, कि कैसे वो सिस्टम को हैम्पर करता है, कैसे ये डिसीज़ एग्जैक्टली होता है. ठीक है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में जानने से पहले आई वुड लाइक टू टेल कि हमारे बॉडी में जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो कैसे होता है. तो आपको पता होगा हमारा जो ब्रेन है वो सबका जो है बॉस है. ठीक है, वो डिसाइड करता है कि उसको अभी करना क्या है. ठीक है, सपोज़ आपको खाना खाना है तो आपको अपना हाथ उठाना पड़ेगा, उसको जो है सिग्नल देना पड़ेगा, यू नीड टू पिक अप द बाइट एंड टेक इट टूवर्ड्स योर माउथ एंड देन ग्रैब इट. ओके, तो ये सब करने के लिए हमारा जो ब्रेन है वो एक बॉस है, वो एक सिस्टम है जो ऑर्डर देगा, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम अभी हाथ हिलाओ, ये वाले सब चीज़ें जो है ये सब आपके ब्रेन के अकॉर्डिंगली होती है. ठीक है, सो व्हेन योर ब्रेन इज़ अलर्ट तभी ये चीज़ें हो पाती है. अब ब्रेन हर जगह जाके सिग्नल नहीं करता. ठीक है, उसने जैसे हमारे जो हर चीज़ हमारी ब्रांचेस में वर्क करती है वैसे ही हमारा ब्रेन जो है वो सब जगह पे जाके काम नहीं करता. तो उसकी जो है नर्व्स होती है. ठीक है, नर्व्स उसके
असिस्टेंट होते हैं। ओके, नर्व्स क्या करते हैं, वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे जाते हैं, वहाँ पे उनको सिग्नलिंग करते हैं कि तुम अभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, तुम अभी रिलैक्स हो जाओ। ये सब चीज़ें कौन करते हैं, नर्व्स। पर्टिकुलरली जो कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट ये सब होता है ना, ये मोटार नर्व की वजह से होता है। ठीक है, मोटार नर्व्स उनको कहा जाता है, जो नर्व जो होती है हमारे बॉडी मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारे मसल मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो ऐसे मोटार नर्व्स क्या करती हैं, वो नर्व्स जो होती है दे रिलीज सम काइंड ऑफ दी सिक्रेटरी प्रोटीन्स। ठीक है, ऐसे प्रोटीन्स या ऐसे सिग्नल्स रिलीज करती हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, जो सिग्नल्स क्या करती है मसल के पास जाके, मसल के पास अभी रिसेप्टार्स होती है। ठीक है, रिसेप्टार्स क्या करती है कि इन सिग्नल को आने के बाद, ये सिग्नल जब इस रिसेप्टार पे बाइंड होंगे तभी इस मसल को जो है वो सिग्नल मिल जाएगा और वो अपनी एक्टिविटी कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो सिग्नल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि ब्रेन को जो काम करना है वो मसल कर पाए। मतलब इतना लंबा सफ़र जो है सिग्नल का, ये सब किस पे निर्भर रहता है, ऑन दी प्रोटीन्स जो नर्व रिलीज़ करती है। ठीक है, नर्व के थ्रू जो प्रोटीन रिलीज़ होती है, जो सिग्नल रिलीज़ होता है, वो मसल को मिलना चाहिए, अदरवाइज मसल को नहीं पता चलेगा कि उनको काम क्या करना है। तो ये मोटार नर्व जो होती है इनका बहुत बड़ा रोल होता है फॉर दी मसल मूवमेंट्स। ठीक है, और ये मसल मूवमेंट और ये सब मसल्स और मोटर न्यूरॉन मिला के एक मोटार यूनिट बनते हैं। ठीक है, एक मोटार यूनिट बन के वो एक साथ काम करते हैं, अकेले ब्रेन का रोल नहीं होता। तो नर्व, ब्रेन, ये सब जो प्रोटीन्स, रिसेप्टार्स, मसल, ये सब मिल के जो एक छोटा सा भी काम होता है ये सब मिल के करते हैं। ठीक है, ये पूरा एक यूनिट जैसे एक काम करता है। ठीक है, एंड ये जो मैंने आपको बताया कि जो मसल होती है उसके ऊपर जो है रिसेप्टार्स होती है। ठीक है, एंड ये जो नर्व होती है, ठीक है, नर्व की जो एंड होती है ना, उससे वो प्रोटीन्स रिलीज़ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेसिकल्स होती है जिससे वो प्रोटीन्स रिलीज़ होते हैं। तो ये जो वेसिकल्स और ये जो पूरा एरिया है जहाँ से रिलीज़ हुआ होता है प्रोटीन एंड बाइंड होता है इस मसल पे, तो ये पूरा जो नेटवर्क है इसको कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, इस साइट पे जो है ये सब चीज़ें होती है। तो ये साइट बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे जो है सिग्नलिंग वगैरह सब होता है। अगर सिग्नलिंग नहीं हुआ तो वो बाइंड नहीं होगा मसल पे, और मसल पे बाइंड नहीं हुआ मतलब मसल फंक्शन नहीं करेगी। तो इसलिए सिग्नल होना और वो सिग्नल को बाइंड होना इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, नाउ एज आई टोल्ड यू कि ये वर्ड जो है नॉट लैटिन, सॉरी, इट वाज अ ग्रीक वर्ड, ग्रीक एंड लैटिन। तो ये इसका मीनिंग क्या होता है, ग्रेव मसल वीकनेस, मतलब मसल का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है इस डिसीज़ में नहीं हो पाता। मतलब इस डिसीज़ का जो पेशेंट होता है ना, वो उठता बहुत एनर्जेटिकली है कि हाँ आज हम सब काम करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाता। दिन ढलते ही उसका जो पूरी बॉडी है वो थक जाती है, उसके मसल्स वीक पड़ जाते हैं। नॉर्मल इंसान होता है वो, लेकिन वो इतना थक जाता है कि वो नॉर्मल काम भी अच्छे से नहीं कर पाता। ही वेक्स अप एज ए नॉर्मल पर्सन, एनर्जेटिक, हाईली एनर्जेटिक, लेकिन इन द डे, इन द सीरीज, मतलब जितना काम करेगा उतना वो थक जाता है। ठीक है, इवन अगर आप उसको एक क्या बोलते हैं एक सीरियल वाइज काम करने दो तो वो नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल आपने उसको चॉपिंग का काम दे दिया ना, बहुत देर तक एक ही काम करो तो पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है वो पर्सन। तो ये इस डिसीज़ का मेजर वी कैन से सिम्टम है कि वीकनेस बहुत बुरी तरह से आती है। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज द मसल वीकनेस, ग्रेव मसल वीकनेस। ठीक है, तो इसका एक हॉलमार्क ही हम कह सकते हैं कि वेरिएबल एंड फैटिगेबल, मतलब डिटेक्ट हो जाती कि ऐसे पर्सन्स के इवन उसके आईलिड्स जो है ना वो भी वो होल्ड नहीं कर पाता बहुत देर तक, ऐसे क्लोज हो जाती है वो अपने आप, ब्लिंकिंग बहुत जल्दी होती है। तो ये आईलिड्स की जो मसल जो हमें जो हम खुले रखते दिन भर अपनी आंखें खुली रखते हैं हम, इस डिसीज़ में वो पेशेंट वो भी नहीं कर पाता। अर्ली 20-30s में वुमन में होता है, जेंट्स में थोड़ा सा लेट होता है, मेल्स में अराउंड 40-50 एज तक, लेकिन यस लेडीज़ में बहुत जल्दी होता है 20-30 एज तक, बहुत यंग जनरेशन में। तो ये जो आइज़ होती है ना, ठीक है, उसकी वो आइज़ भी ओपन नहीं रख पाते, इतनी बुरी मसल वीकनेस उनमें आ जाती है। तो ये डिसीज़, यू कैन थिंक ऑफ दिस डिसीज़ कि कितना इरिटेटिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग टाइप ऑफ डिसीज़ ये है, जिसमें इंसान कुछ काम नहीं कर पाता, थक जाता है जल्दी। ठीक है, नाउ जैसे मैंने आपको बताया होता क्या है कि
हमारी जो नर्व होती है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि ब्रेन इस डिसीज़ का मेजर थिंग क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। नर्व होती है, ठीक है, जो ब्रेन का सिग्नल पास करती है, वो नर्व जो होती है उसमें से वेसिकल होते हैं, ठीक है, जिसमें एक सिग्नल होता है एसिटिल कोलिन नाम का एक प्रोटीन होता है, ठीक है, एसिटिल कोलिन, यू कैन सी हियर। तो ये एसिटिल कोलिन प्रोटीन, आई विल शो यू डायग्रामेटिकली अबाउट दिस। ओके, तो ये जो नर्व होती है, ओके, तो ये जो नर्व होती है, ठीक है, उसकी जो एंड पार्ट होता है वहाँ पे वेसिकल्स होते हैं जिसमें होता है एसिटिल कोलिन, ठीक है। नर्व के जो एंडिंग, नर्व आपने देखा होगा स्ट्रक्चर नर्व का, तो कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसके एंड पार्ट का मैंने आपको बताया कि उसमें क्या होता है, एसिटिल कोलिन होता है, ठीक है। अब ये एसिटिल कोलिन जो है, जो यहाँ पे स्टोर्ड है, जब भी ब्रेन ने सिग्नल किया, ठीक है, जब भी ब्रेन ने सिग्नल किया तब ये रिलीज होता है कि आपको अभी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोलना है, क्या मसल आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, तो ये नर्व क्या करेगी, फिर ये एसिटिल कोलिन रिलीज़ करेगी, जब ब्रेन बोलेगा तभी रिलीज़ करेगी, ठीक है। तो दिस नर्व इज़ ऑल अबाउट दैट। तो ये नर्व क्या करेगी, जब ने ब्रेन ने सिग्नल दिया तो ये एसिटिल कोलिन रिलीज़ करेगी, तब ये मसल जो है ना, जो हमारी बॉडी मसल्स है, उस पर एक रिसेप्टर रहता है, एसिटोकोलिन रिसेप्टर के, ठीक है। तो ये जो न्यूरो रिसेप्टर होता है, दैट इज़ द एसिटिल कोलिन रिसेप्टर। तो ये इस पे जाके, ये मतलब इन मसल सेल्स पे जो रिसेप्टर होता है, इस पे जाके ये एसिटिल कोलिन बाइंड होता है, जो प्रोटीन होता है सिग्नलिंग, वो इन रिसेप्टर्स पे बाइंड होगा, फिर मसल जो है वो डिपोलराइज हो जाएगी, कुछ अपने आप में चेंजेस करेगी, जिसकी वजह से मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कैन सी हियर, अब ये रिलैक्स है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है, सॉरी, ये रिलैक्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, दिस इज़ द रिलैक्स वन। तो यहाँ पे क्या होगी, फिर मसल में चेंजेस होगी और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये होता है नॉर्मली, लेकिन माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, जब ये हमारी बॉडी होती है, ठीक है, नॉर्मली कुछ ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता, लेकिन हमारी बॉडी में कुछ डिफेक्ट हो जाए, ठीक है, जनरली ऐसा पाया गया है, अराउंड 80% जो है, जो थाइमस ग्लैंड होती है, ठीक है, नॉट थाइम, हाँ, थाइमस ग्लैंड होती है, उसमें अगर कैंसर हो जाए, ठीक है, तो वो ग्लैंड जो होती है वो कुछ ऐसे मैकेनिज्म एक्टिव कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बी सेल जो होती है ना हमारी बॉडी की, वो बी सेल ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, और वो ऑटो एंटीबॉडीज़ होती है यहाँ की, ठीक है, आईजीएम एंटीबॉडी सिक्रेट करती है, वो ऑटो एंटीबॉडीज होती है, वो जो रिसेप्टर है ना, एसिटिल कोलिन का रिसेप्टर मसल पे, इसके अगेंस्ट ये ऑटो एंटीबॉडीज़ होती है जो बी सेल प्रोड्यूस करती है। तो इस बी सेल ने जो प्रोड्यूस की हुई एंटीबॉडीज़ है, ये यहाँ पे बाइंड होती है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट, ये ऐसा अभी तक इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता चला है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि अगर उस पर्सन में वो डिसीज़ हुआ है तो वो हमारी बॉडी को हैम्पर करता है वो डिसीज़, और उसकी वजह से ऑटो एंटीबॉडीज़ होती है प्रोड्यूस। लेकिन इसके अलावा, मतलब ऐसा पाया गया जिनको माइस्थेमा ग्रेविस है, उनको ये जो थाइमस ग्लैंड है उसका कैंसर भी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी एसोसिएटेड रीज़न से इसके साथ, जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है, या फिर कोई जो है बॉडी में नेचुरली चेंजेस आ जाए तो ये भी हो सकता है, उसकी वजह से भी ऐसी ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने लगती है। तो ये बी सेल जो है कुछ रीज़न की वजह से ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाता है, ठीक है। ऑटो एंटीबॉडीज़ जो है, ये ऑटो एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट होती है, ये जो आपको रिसेप्टर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आई विल इरेज दिस आउट। तो यहाँ पे आपको जो, ओके, बी सेल क्या करता है, ये यहाँ पे जो रिसेप्टर्स है, ठीक है, इन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाता है, ये ऑटो एंटीबॉडीज जाके इन रिसेप्टर्स को बाइंड करती है। अब आप ही सोचो, ये रिसेप्टर किसके लिए थी, एसिटिल कोलिन के लिए थी, ठीक है। अब ये रिसेप्टर पे जाके जब ऑटो एंटीबॉडीज़ बाइंड होगी तो एसिटिल कोलिन को बाइंड होने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी, तो होगा क्या, एसिटिल कोलिन बाइंड नहीं हो पाएगा, तो मसल को कुछ सिग्नल ही नहीं मिलेगा कि आप अभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, आपको अभी रिलैक्स होना है, ऐसा कुछ सिग्नल उनको मिलेगा नहीं। तो इसकी वजह से मसल वीकनेस आती है कि मसल को कुछ सिग्नल नहीं मिलता, एक तो अगर कॉन्ट्रैक्ट हुई तो कॉन्ट्रैक्टेड ही रहती है, रिलैक्स हुई तो रिलैक्सड, ओके। तो इसकी वजह से क्या होता है, मसल मूवमेंट हैम्पर होता है, तो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज दी माइस्थेनिया ग्रेविस, जहाँ पे मसल मूवमेंट होना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट एक और चीज़ यहाँ पे होती है, अब ये मैंने एंटीबॉडी मेडिएटेड बताया, सेल मेडिएटेड अभी तक नहीं बताया। तो होता क्या है, ये जो ऑटो एंटीबॉडीज़ यहाँ पे आती है, ठीक है, वो ऑटो एंटीबॉडीज़ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो मैंने आपको बताया था ब्लड सर्कुलेशन में
उनको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स उनको दिखा तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिव हो जाती है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में रहती है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होने की वजह से क्या होगा, जो न्यूट्रोफिल्स वगैरह है, मैक्रोफाजेस है, वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करेंगी, बहुत सारे प्रोटीन सिक्रीट करेगी, ऐसे डैमेज करने वाले ग्रेनाजाइम सिक्रीट करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पूरा मसल है ना, मसल सेल वो पूरा डैमेज हो जाएगा और इसकी वजह से भी मसल का डैमेज होता है और जिसकी वजह से मसल वीकनेस आती है, ठीक है। इसके अलावा एक और मैकेनिज़्म हो सकता है, यहाँ पे हमारी जो बी सेल्स है ये ऑटो एंटीबॉडीज़ के साथ साथ ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाएगी जो इस रिसेप्टर के लिए नहीं होगी, तो ये जो मसल सेल्स है ना उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगी और जाके वहाँ पे बाइंड करेगी, ठीक है। और ये मसल सेल्स के एंटीबॉडी क्या करेगी, फिर उनको डैमेज करेगी, किसको, मसल सेल्स को, जिसकी वजह से होगा क्या, मसल सेल्स पूरी तरह से डैमेज हो जाएंगे एंड अगेन लीड्स टू द मसल वीकनेस। ये 2-3 मैकेनिज़्म है जिससे मायस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है। एक तो ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है, या तो फिर उस मसल सेल्स के अगेंस्ट पे ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो सकती है। दूसरा, दिस ऑटो एंटीबॉडीज़ कैन लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एंड दोज कॉम्प्लीमेंट विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ द lymphocytes and macrophages and neutrophils, everything, and that leads to the strong enzymatic reaction that also leads to the damage of the muscle। तो ये सब चीज़ें जो है एक साथ होने लगती है एंड दैट लीड्स टू द मायस्थेनिया ग्रेविस। क्रोनिक डिसीज़ है ये, ठीक है, क्रोनिक डिसीज़ है जो नॉर्मली यू कैन सी हियर, नॉर्मली ऐसे फंक्शन होता है हमारी बॉडी एंड एबनॉर्मली ऐसे होती है, ठीक है, मायस्थेनिया ग्रेविस में। तो यहाँ पे होता क्या है, एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट स्टेप, मोटर नर्व जो है वो सिग्नल लेके जाती है, ठीक है, नर्व टर्मिनल पे एसिटिल कोलिन रिलीज होता है। दोनों केस में एसिटिल कोलिन जो है वो नर्व एंड से डिफ्यूज़ हो जाता है और जो गैप होता है दोनों के बीच में, मसल एंड नर्व के बीच में, वहाँ पे रिलीज़ होता है, ठीक है। अब वो एसिटिल कोलिन रिसेप्टर पे बाइंड होता है इन दो नॉर्मल केस, ठीक है, रिसेप्टर पे बाइंड होगा और मसल सेल्स को सिग्नल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिसेप्टर ऑलरेडी ब्लॉक्ड होगा बाय द ऑटो एंटीबॉडीज़ और जिसकी वजह से क्या होगा, एसिटिल कोलिन कांट बाइंड। इसकी वजह से क्या होगा, मसल अब यहाँ पे बाइंड हुआ तो मसल सिग्नल हो जाएगा, मसल को सिग्नल मिल जाएगा, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा। बट यहाँ पे दिस डीपोलराइजेशन कांट टेक प्लेस एंड दैट्स वाई द मसल वीकनेस विल हैपन, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल मैकेनिज्म एंड द मैकेनिज्म विच टेक्स प्लेस इन द मायस्थेनिया ग्रेविस डिसीज, ऑटो इम्यून डिसीज, यू कैन सी हियर, ठीक है। नॉर्मल में कैसा होता है एंड द एबनॉर्मल में कैसा होता है। सो नाउ ओके, एज आई टोल्ड यू, कॉजेज़ जो है अननोन है, लेकिन ऐसा पाया गया है कि जिनको थाइमस में प्रॉब्लम्स है, एबनॉर्मलिटीज़ है, उनको ये डिसीज़ होता ही है। जिनको थाइमस का कैंसर है या फिर थाइमस जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, देन इट कैन लीड टू दिस डिसीज़, ओके। अलॉन्ग विद दैट, एज आई टोल्ड यू, ऑटो एंटीबॉडी सीक्रेट होती है, ठीक है, या फिर हमारे मसल जो नर्व जो है वो डैमेज हो जाए और उसके उनको सिग्नलिंग का अच्छे से मैकेनिज़्म ना करते आए, तब भी ये डिसीज़ हो सकता है, ठीक है। सो एज आई टोल्ड यू, वुमन में थोड़ा सा जल्दी होता है 20 to 40 एंड मेन में इट इज़ वेरी लाइक एट द एंड स्टेज, ओके, 70 to 80। So as I told you, this disease is the neuromuscular transmission of impulse in the voluntary muscle of बॉडी, ठीक है, जिसमें डिस्ट्रक्शन किसका होता है, जो न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन होता है नॉर्मली, ठीक है, जो मसल एक्टिविटी होती है उसको हैम्परिंग जो है वो किया जाता है, ओके। सो दिस आर द थिंग अबाउट द मायस्थेनिया ग्रेविस। इसके अगेंस्ट ट्रीटमेंट है अवेलेबल लेकिन उतने एक्सटेंट तक नहीं है, तो इसका एक इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट यस इसका एक ट्रीटमेंट ये भी है कि एंजाइम इनिबिटर्स आजकल एम्प्लॉय किए जाते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ दिस टाइप ऑफ द मैकेनिज़्म। तो एंजाइम इनिबिटर्स की वजह से क्या होता है कि ये जो ऑटो एंटीबॉडीज़ है, ठीक है, ये जो एंजाइम्स होती है जो जनरली ये पूरा जो सिग्नलिंग करती है, वो एंजाइम ही जो है जो रिसेप्टर्स है उन पे जो एंजाइम्स होती है वही ब्लॉक की जाती है और जिसकी वजह से होता क्या है कि एसिटिल कोलिन का जो है रोल ही थोड़ा सा कम किया जाता है, ओके। सो दैट इज़ अ ट्रीटमेंट दैट वी
अभी इसके बारे में हम डिटेल में, जब हमें ड्रग का पार्ट आएगा कैसे इम्यूनोसप्रेशन किया जाता है ऑटो इम्यून डिसीज में, आई विल टेल यू इन द डिटेल कि कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है मायस्थेनिया ग्रेविस का। बट फॉर नाउ यू नीड टू रिमेंबर द पैथोफिजियोलॉजी। तो होता कुछ नहीं है, बस द नर्व ट्रांसमिशन इज अफेक्टेड, मसल मूवमेंट इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स आर बाउंड बाय द ऑटो एंटीबॉडीज। ठीक है, दैट्स द थिंग। ओके, so this is about it. I hope you understood the lecture and keep watching, and if you have any doubt please contact. Okay, thank you.